इंडियन लीगल सिस्टम के सभी व्यूअर्स को हम नए साल 2023 की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। यह वर्ष आप सबके लिए सफलताओं को देने वाला रहे। आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़े सरदर्द किस्म के गवाहों को तोड़ने के नियम बताते हैं। ये वे गवाह होते हैं जो निरंतर अपने बयान बदलते रहते हैं। सेक्शन 376 आईपीसी वाले फॉल्स रेप एलिगेशंस में तो यह बहुत धड़ल्ले से होता है। जो केसेस सेक्शन 302 आईपीसी या सेक्शन 307 आईपीसी में रंजिश के चलते बनवाए जाते हैं, उनमें भी यह काफी होता है। रॉबरी या डकैती के केसेस में तो यह काम लीगल एडवाइस पर भी करवाया जाता है। लड़ाई हुई और देखो वह मेरी चेन तोड़कर ले गया। इसलिए आज हम उन गवाहों को तोड़ने की कला सीखेंगे जो लगातार अपने बयान बदलते रहते हैं। हम इसको एक वास्तविक केस के उदाहरण से समझते हैं। केवल नामों को बदलकर ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ आदि कर दिया गया है। शिकायत में आरोप है कि लेट नाइट पार्टी में मुझे कुछ पिलाकर बेहोश कर दिया गया, फिर ए, बी, सी ने मेरे साथ रेप किया। बयान अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी में कहा गया कि ए व सी ने पकड़ लिया तथा डी ने रेप कर दिया। ए, बी, सी, डी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई। कोर्ट में उसने आकर बयान दिया कि सी, डी एंड एफ आए, सी रखवाली पर खड़ा हो गया, डी व एफ ने पकड़ लिया तथा ई ने रेप कर दिया। साथ ही प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 319 सीआरपीसी लगा दी कि वे जो दोनों ई और एफ हैं उनको भी समन किया जाए, और कोर्ट ने उनको समन कर दिया। 6 आदमी आरोपियों के कटघरे में लाइन लगाकर खड़े हैं और अब गवाही दोबारा शुरू होने वाली है। भगवान ने दया ना की तो हो सकता है कि जी, एच, आई, जे, के और ना जाने किस किस का नाम इस लिस्ट में शामिल हो जाए। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। हम इन बातों को अपने सीखने के लिए कुछ कैटेगरीज में बांट लेते हैं ताकि हमारे सीखने में सुगमता बढ़ जाए। कैटेगरी 1, जब किसी आरोपी का नाम सेक्शन 164 सीआरपीसी वाले बयान में लिया गया हो, कंप्लेंट में भी हो और सेक्शन 161 वाले बयान में भी हो, लेकिन कोर्ट के बयान में उस व्यक्ति का नाम न लिया गया हो, तब ऐसे में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में इस बात की समीक्षा की है। रामकिशन सिंह वर्सेस हरमीत कौर 1972 3 SCC 280 में कहा है, बयान अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी एक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता है। इसे गवाह की गवाही को कोरोबरेट करने या कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से जो प्रसिद्ध केस है बैजनाथ शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2010 6 SCC 736, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट का यही मत है कि केवल बयान अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी के आधार पर किसी आरोपी को दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यह बयान तो केवल उसकी गवाही को कोरोबरेट करने या कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। इस आधार पर हम यह कहने की स्थिति में हैं कि जिन आरोपियों के नाम बयान अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी में है और पहले के बयानों में भी हैं, लेकिन कोर्ट में नहीं बोले गए हैं, तो वे लगभग पक्का बरी हो जाने के बराबर हैं, क्योंकि आरोपियों का दोष या निर्दोष होना कोर्ट में दी गई गवाही से तय होता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कही गई बात से नहीं होता है। दूसरी कैटेगरी है जब किसी आरोपी का नाम अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी में हो तथा बयान 164 सीआरपीसी में ना हो, लेकिन कोर्ट की गवाही में कहा गया हो, तो ऐसे मामलों में यह गवाही सेक्शन 162 सीआरपीसी के द्वारा हिट हो जाएगी। जकिया एहसान जाफरी क्रिमिनल अपील विद डायरी नंबर 34,207 ऑफ 2018 में यही बात कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस की है। बहुत लंबा फैसला है, उसको विद्वान व्यूअर्स अपने आप एक बार पढ़ सकते हैं, उसकी साइटेशन हमने ऊपर दे दी है। नियम यह है कि यदि सीआरपीसी के चैप्टर 12 यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि पहले एक स्टेटमेंट, चाहे वह सेक्शन 161 सीआरपीसी में दी गई हो या सेक्शन 164 सीआरपीसी में रिकॉर्ड करवा दी गई हो, और वही गवाह दूसरी स्टेटमेंट देते समय अपनी बात बदल देता है, तो कोर्ट के सामने दूसरी स्टेटमेंट के तहत बोली गई बात जो बदलकर बोल दी गई है, वह बात सेक्शन 162 सीआरपीसी के तहत एक कॉन्ट्राडिक्शन माना जाता है। आप ऐसे गवाह को जब वह कटघरे में आता है तो उसे 162 का कॉन्ट्राडिक्शन अंडरलाइन करके
उसकी उस गवाही की बात को जो इंप्रूवमेंट के रूप में है उसे आप बेकार कर सकते हैं। तो जिन गवाहों के नाम कोर्ट के सामने पहली बार बोले गए हैं उनको तब तक कोई खतरा नहीं होता है जब तक कि वह कोर्ट उनको सेक्शन 319 सीआरपीसी के तहत समन ना कर ले। और सेक्शन 319 के तहत समन करने के अपने आधार होते हैं। इसके लिए हमारी एक वीडियो पहले से इस चैनल पर है, आप चाहें तो सर्च करके उसको देख सकते हैं, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। कैटेगरी 3, जब किसी आरोपी का नाम मूल शिकायत में तो लिखा हो लेकिन किसी बयान में ना हो, ना ही बयान 161 सीआरपीसी में हो और ना ही बयान 164 सीआरपीसी में हो। ऐसे में आईओ ने भी उसको ड्रॉप कर दिया हो, वह चार्जशीट ना किया हो, तो कोर्ट के सामने गवाही में वह नाम फिर ले लिया गया हो तो क्या स्थिति होगी, उस आरोपी का लीगल स्टेटस क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यह चैप्टर 12 सीआरपीसी यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान की गई गड़बड़ नजर नहीं आती है। यह आईओ ने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल किया है। यह आईओ के विवेकाधिकार का इस्तेमाल होने के बाद उस आरोपी को ड्रॉप कर दिया गया है। ऐसी हालत में कोर्ट उस नाम पर जो आईओ ने ड्रॉप कर दिया था तथा पूरे के पूरे केस के रिकॉर्ड पर विचार करके यदि उचित समझते हैं तो उसको सेक्शन 319 सीआरपीसी के तहत समन कर सकते हैं। सेक्शन 319 सीआरपीसी वाले हिस्से को अधिक विश्लेषण करने के लिए हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि सेक्शन 319 सीआरपीसी एक बिल्कुल अलग विषय है। तो यह कैटेगरी 3 जो है वह सेक्शन 319 सीआरपीसी के अंतर्गत आ जाएगी। यहाँ सवाल है कि इस तरह बयान बदलने वाले गवाह का क्या इलाज किया जाना चाहिए, और जवाब है कि ऐसे गवाहों को सेक्शन 162 सीआरपीसी से कन्फ्रंट करवा देना चाहिए। साथ ही सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट में उनको कॉन्ट्राडिक्ट भी करवा देना चाहिए। इनको कन्फ्रंट करवाने के लिए विशिष्ट शैली में सवाल करने होंगे। सेक्शन 307 आईपीसी के एक वास्तविक केस के क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान हमने इस तरह के सवाल पूछे थे। हमने सवाल पूछा था, क्या आपने अपने कोर्ट के सामने दिए गए बयान में पॉइंट बी टू बी डैश पर जो बात कही है वह बात कभी आपने अपनी तहरीर एग्जिबिट PW1/C में लिखी थी? गवाह ने जवाब दिया, नहीं, लिखना भूल गई थी। हमने फिर सवाल पूछा, क्या आपने कोर्ट बयान में पॉइंट बी टू बी डैश पर कही गई बात कभी किसी बयान अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी में पुलिस आईओ को बताई थी, जैसा कि इस तरह के गवाह आमतौर से करते हैं? तो उसने कहा, हाँ, आईओ को तो हमने बता दी थी। हम उसको छोड़ने वाले नहीं थे। हमने अगला सवाल पूछा, बताइए, रिकॉर्ड देखकर बताइए कि आपने यह बात आईओ को कहां बताई थी? केस फाइल देखी गई और उसकी बात वहां नहीं मिली तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन रिकॉर्ड करवा दिया गया। हमने उसको सजेशन दिया। मेरा कहना है कि आपने कोर्ट के बयान में जो बात पॉइंट बी टू बी डैश पर कही है वह बात आज पहली बार इस माननीय कोर्ट के सामने कही गई है, क्योंकि यह एक आफ्टर थॉट है। उसने कहा, नहीं, कोई आफ्टर थॉट नहीं है, यही बात थी। हमने फिर पूछा, सजेशन दिया। मेरा कहना है कि आपने कोर्ट बयान में पॉइंट बी टू बी डैश पर कही गई बात झूठ है, इसलिए आप इस बात को पहले कभी दौरान तफ्तीश पुलिस आईओ को नहीं बता पाई हो। गवाह ने जवाब दिया, बात तो सच है, बस बताना भूल गई थी। हम उसको इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं थे। हमने और सजेशन दिया। मेरा कहना है कि आपने कोर्ट बयान में पॉइंट बी टू बी डैश पर कही गई बात झूठ बोली है और अपनी पिछली बातों में इंप्रूवमेंट करके बोली है। इंप्रूवमेंट हम सेक्शन 162 सीआरपीसी के तहत उसको नाम लेना चाह रहे थे ताकि उसको पता लगे कि हमने अपनी बात को इंप्रूव कर दिया है। तो उसने जवाब दिया, नहीं, इंप्रूवमेंट नहीं किया है, याद आ गई तो अब बता दी। हमने फिर उसको एक सजेशन और दिया। मेरा कहना है कि आपने कोर्ट बयान में पॉइंट बी टू बी डैश पर कही गई बात झूठ बोली है ताकि आप खुद के द्वारा इंजर्ड को चोट मारने की बात छिपा सकें और आरोपियों पर झूठा आरोप लगा सकें। उसने जवाब दिया, मैंने तो जो हुआ था वही बताया है, कोर्ट में ही तो हम सच बात बताएंगे, पुलिस को थोड़ी बताएंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस सवाल पर किए गए क्रॉस से इस गवाह ने स्वीकार कर लिया है, पहली बात, कि उसने यह बात तफ्तीश के दौरान आईओ को बिल्कुल नहीं बताई थी। दूसरी बात, उसने यह बात आज कोर्ट में पहली बार बताई है, यानी कि सेक्शन 162 सीआरपीसी के कॉन्ट्राडिक्शन के जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं वे हमने वहां क्रॉस में पूरे करवा दिए और उस गवाह से स्वीकार भी करवा लिए। अतः यह सारा का सारा बयान, उसका जो पॉइंट बी टू बी डैश है वह सेक्शन 162 सीआरपीसी से अवश्य ही हिट हो जाएगा, इसे कॉन्ट्राडिक्शन माना जाएगा।
इसके साथ ही एक बात और हुई है, अब ओनर्स ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आ गया है कि इस बात को झूठी होने के कारण वह पहले पुलिस आईओ को नहीं बता पाई थी। हमारे ये जो अंतिम 2-3 सजेशंस हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। सजेशंस हमेशा ओनर्स को चेंज करते हैं। तो आप सभी व्यूअर्स यह देखिएगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन करना और खास तौर से ऐसे झूठे गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन करना एक बहुत मजेदार काम है, बिल्कुल डुगडुगी के बजाने के जैसा। यदि आपने सही ताल पर क्रॉस की डुगडुगी बजा दी तो गवाह बंदर की तरह नाच उठेगा। इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।